बहनों भाइयों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत की सेना। बहनों भाइयों, हम अपने उन सभी भारतीय सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत और भारतीय सेना को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, 7 मई को हमने पहलगाम हमले के लिए पहला बदला लिया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को कुछ शांति से बनी रही और कुछ ऐसे बयान आए तो उससे आम लोगों को लगा कि क्या बस इतने से बदला पूरा हो गया, या अब और आगे बात नहीं होगी, बढ़ेगी, इसी से संतुष्ट हो गए। जैसे पहले एक बार स्ट्राइक की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर बालासोर में हवाई हमला, ठीक उसी तरह से इस बार भी हो गया। तो क्या इसके बाद बात खत्म हो जाएगी? तो ये लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरे देश में इतना रोष, इतना आक्रोश व्याप्त था पहलगाम हमले को लेकर कि उनके मन में ये था कि पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लोगों की शंका दूर हुई जब 9 मई की शाम को पाकिस्तान के द्वारा गोलीबारी शुरू की जाने पर भारतीय सेना ने अपनी सीमा में रहकर ही जवाब देना शुरू किया और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान में तबाही आ गई। F-16 जिसके बल पर इतराता था, चाइना का विमान, फाइटर प्लेन जिस पे वो नाच करता था, और तो और अवाक सिस्टम और आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ये पूरी तरह मिनटों में तबाह कर दिए गए। F-16 वो अत्याधुनिक विमान है जिस पे अमेरिका को भी गर्व है। चाइना अपने फाइटर प्लेन पे नाच करता था, वो चुटकियों में भारतीय सेना ने धूल में मिला दिए और जगह जगह आगजनी हमले शुरू हो गए। उनके एयरबेस एक के बाद एक खत्म होते चले जा रहे थे। मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण ये स्थिति आई कि शहबाज शरीफ के निवास स्थान के थोड़ी ही दूर पर जाकर धमाका हुआ, जिससे शहबाज शरीफ और उसका परिवार डर के मारे अपने बंकर में जा छुपे। मुनीर की भी हालत पतली हो गई थी, वो भी भागा भागा फिर रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे जवाब दें। वो लगातार तुर्की के ड्रोनों से हमला कर रहे थे, लेकिन इधर हमारा S-400 अभेद्य S-400 खड़ा था, जो हर तरह से उनके हमलों को नाकाम करता चला जा रहा था। एक मामले में भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, जबकि हमारी सेना ने अपनी शक्ति का मात्र 1% प्रदर्शन किया था और उसमें पाकिस्तान की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। लोग परेशान थे। रात को पूरी रात पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी गई ताकि सुरक्षा के लिहाज से। ऐसी स्थिति में हम रात भर एक्साइटेड होकर ये सब देखते रहे और खुश होते रहे, और हमें लगा कि शायद अगले दिन तक पाकिस्तान पे भारत का झंडा कहीं फहरा ना दिया जाए। पूरी रात जगने के बाद दिन में हम जब सो गए और उसके बाद जब हमने शाम को खबरें सुनी तो बहुत बड़ा आघात लगा कि युद्ध विराम हो गया। खैर, युद्ध विराम तो तब होता है जब युद्ध होता है। ये तो युद्ध था ही नहीं, क्योंकि भारत ने युद्ध तो घोषित किया ही नहीं था। ये तो भारत की सेना अपने सीमा के अंदर रहते हुए लड़ रही थी, अपनी रक्षा कर रही थी, और रक्षा करते करते अपनी तरफ से जवाब भी दे रही थी। तो ये युद्ध तो था नहीं। लेकिन चलिए मान लिए
कि युद्ध विराम, ये युद्ध विराम क्यों हुआ। इससे केवल कुछ हम ही लोगों को नहीं, पूरे भारत की जनता को आघात पहुंचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हम तो जीत की कगार पे थे, बस कुछ ही समय की देर थी कि हम पूरी तरह जीत जाते पाकिस्तान को। उधर बलूचिस्तान उनको बत्ती दे रहा था, उधर खैर पख्तूनख्वा बत्ती दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी बात थी जिसके कारण ये युद्ध विराम करना पड़ा। और मज़े की बात ये हुई कि ठीक इसी समय पर ट्रंप ने अपने तरफ से युद्ध विराम की बात ट्वीट कर डाली, और उसमें जो हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें थोड़े से समय की चूक हुई, जिसके कारण ये लगा कि ट्रंप ने ये युद्ध को रुकवाया है। और बस इसके कारण भारतीयों में और भी ज़्यादा निराशा, हताशा और गुस्सा था। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको उन भाजपाई प्रवक्ताओं की तरह किसी तरह से तर्क कुतर्क के जरिए ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करूँगा कि ये सही निर्णय था, और ना ही उन विपक्षियों की तरह झूठे आरोप, झूठी बात और दुश्मन देश की पक्ष लेते हुए कहने वाली बातें मैं नहीं कहूँगा। मैं एक बैलेंस्ड, संतुलित आपको कारण बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी इस प्रकार की घटना ये भी एक असामान्य घटना है कि किसी ने जीतने के करीब पहुंचकर युद्ध विराम मान लिया हो। पहले की तरह पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं होती आईं, जब युद्ध विराम कर दिए गए और हमने अपना जीता हुआ भी सब वापस लौटा दिया। इसके बाद तो विपक्षों की बनाई, जो कल तक युद्ध युद्ध चिल्ला रहे थे, और फिर जब शुरू हुआ तो युद्ध नहीं शांति, युद्ध नहीं शांति चिल्लाने लगे। शांति जरूरी है। वही लोग अब युद्ध विराम को लेकर बड़े उद्वेलित हो गए, और ये बात की कि भाई क्या हमने दबाव में किया, ट्रंप के दबाव में ये युद्ध विराम हुआ है। कहाँ गए मोदी जी की 56 इंच का सीना, जो ट्रंप के दबाव में इस तरह का काम कर लिया उन्होंने। तो मैं यहाँ आपको बताऊं कि जहाँ तक आज पिछले 10-11 साल में मैंने न केवल मोदी जी के कार्यों और उसके आधार पर उनकी मानसिकता को समझा है, बल्कि साथ ही साथ ज्योतिष के आधार पर भी उनके बारे में अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है। वो ये है कि ये शख्स किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये सरासर गलत बात होगी कि हमने किसी दबाव में आकर ये काम किया। अब ये बात जरूर है कि ये दबाव तो किसी प्रकार से हम स्वीकार नहीं कर सकते, और ये बात बाद में ये भी सामने आ चुकी है कि ट्रंप ने उस तरह के काम किया जैसे शादी ब्याह में फूफा लोग करते हैं, कि कोई भी अच्छा काम हुआ तो उसका क्रेडिट लेने के लिए वो सबसे पहले फूफा जी आके खड़े हो जाते हैं कि भाई देखो मैंने करा दिया आपका ये काम। तो उसी तरह से ट्रंप ने ज़बरदस्ती टूट कर सामने आकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मैंने ये शांति का समझौता कराया, नहीं तो परमाणु युद्ध हो सकता था। अब मैं बताऊं आपको कि दबाव में कैसे नहीं आते। जब S-400 की खरीदारी के बारे में बात चल रही थी, जो हमारे तत्कालीन मनोहर पर्रिकर जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री, इसकी खरीदी के विषय में बात कर रहे थे, तब इसका बहुत विरोध हुआ। अमेरिका ने भी काफ़ी विरोध किया। तब भी हमने उसके विरोध को नकार दिया, और उसके विरोध के बावजूद हमने वो S-400 खरीदा, जिसने आज हमारे देश की रक्षा करने में सर्वाधिक सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हजारों की तादाद में जो ड्रोन आए थे उनको नष्ट कर दिया, उनको फटने ही नहीं दिया।
उनको सीमा के पार आकर नुकसान पहुंचाने ही नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया रूस के ऊपर, तब भी हमने रूस से अमेरिका के विरोध के बावजूद उसको आग दिखाते हुए हमने उससे पेट्रोल खरीदा। क्या कर लिया अमेरिका ने? तो ये बातें तो बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि मोदी जी किसी की बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर ये निर्णय लेंगे। अब आती है, मेरा ये कहना था, मैं उस विषय से नहीं कह रहा कि भाई युद्ध विराम क्यों हुआ। आपने ये कहा था कि हमने आतंकवादियों को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है और जब पूरे आतंकवादी हम ख़त्म कर लेंगे तभी हम शांत होंगे। आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई थी। तो जब अगर ऐसी बात थी तो मेरा ये कहना है कि आतंकवादी तो अभी भी पाकिस्तान में बचे हुए हैं, क्योंकि केवल गिने चुने आतंकवादी नहीं हैं कि जिनको आप गिन के मार लोगे। वो तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी है। वहाँ पर मिलिट्री, वहाँ के मीडिया, वहाँ के नेता, सारे के सारे आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि जब ये 7 तारीख के हमले में जो आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे में ये सारे लोग शामिल हुए। सेना के सबसे बड़े अधिकारी, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, ये सारे लोग उनके जनाजे में पहुँचे। उन पर पाकिस्तान का झंडा उनके जनाजे पर डाला गया। ये सब क्या कहता है कि उनको, आतंकवादियों को पाकिस्तानी सरकार का खुला समर्थन है, पाकिस्तानी सेना का खुला समर्थन है। वो तो स्वयं आतंकवादी हुए ना। तो आतंकवादी तो अभी पूरी सेना है उनकी। तो आप जब तक उनकी पूरी सेना को नहीं खत्म करोगे तो आप आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर मान सकते, चंद आतंकवादियों को। और फिर दूसरी बात, चलिए युद्ध विराम हुआ तो एक शर्त तो कम से कम उसमें और जोड़ी जानी थी। जो शर्तें जो भारत ने लगाई हैं वो निसंदेह बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें एक शर्त मेरे ख्याल से और जोड़ी जानी चाहिए थी। वो ये कि जो हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, इनको आप हमको पहले सौंपो, तब ये युद्ध विराम होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप एक और बात याद रखिए कि मोदी जी ने इस पगला प्रतिशोध के पहले अपने भाषण में क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट बड़े हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा है, सब उद्देश्य बड़ा है और समय कम है। इस शब्द को, इस वाक्य को यदि आप गंभीरता से समझेंगे तब आपको ये लगेगा कि नहीं, जो शायद ये काम हुआ है वो शायद सही हुआ है। दूसरी बात, एक ये बात है कि हम यहाँ पर बैठकर अंदाज नहीं लगा सकते कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कि गलत निर्णय लिया या सही निर्णय लिया। क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, कूटनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उनसे सब हम अनभिज्ञ हैं। वहाँ की स्थितियों, परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं। तो हम तो यहाँ केवल देखकर भी अंदाज लगा सकते हैं कि अरे नहीं, हम तो जीत रहे थे, हम तो ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, हमारे पास सारे साधन थे। ना तो उसके पास हथियार था, ना उसके पास पेट्रोल डीजल था, ना उसके पास पैसे थे, ना उसको किसी का समर्थन था। तो अभी की स्थिति में सबसे कमज़ोर होने के बावजूद हमने उसको छोड़कर गलती की, ऐसा ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमको सामने सामने दिख रहा है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में, जब चुनाव के बाद भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब लोगों ने काफ़ी भाजपा का और मोदी जी का विरोध किया और कहा कि अरे ये भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसा और लोग करते थे, ये कहाँ अपने आप को अलग साबित कर सके, ये भी सत्ता के लालची हैं। क्यों? कि हमने तत्कालीन स्थितियों को देखा, उस समय की बातों को समझा, इसलिए हमने उस बात का विरोध किया। लेकिन वो निर्णय कितना दूरदर्शितापूर्ण था वो हमें बाद में तब पता चला जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। धारा 370 किसी हालत में नहीं हट सकती थी यदि हम शासन में सहभागिता नहीं करते।
शासन में सहभागिता करने के कारण ही हमको अंदर की बातें मालूम हुई, अंदर के गूढ़ मामले हम जान सके और उनके आधार पर हम 370 को हटाने में सफल हो सके। अन्यथा किसी भी हालत में ये संभव नहीं था। तो आज जो निर्णय लिया जा रहा है उसका भविष्य में हो सकता है हमको समझ में आए कि नहीं, युद्ध विराम सही था। इसके साथ साथ एक बात और है, जैसे मैंने अभी आपको कथा बताया था कि मोदी जी ने कहा था कि उद्देश्य महान है और समय कम है। तो क्या आतंकवादी लोगों को मारना ही एकमात्र उद्देश्य था? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये भारत को ही नहीं समूचे विश्व को धमकी देता रहता था और डींगे हाँकता था कि मेरे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। तो इसकी ये जो नस है पकड़ के दबाना जरूरी था, इसकी पूंछ को दबाना जरूरी था। आज हम ये जरूर कहते हैं कि भाई चाणक्य ने जैसे कहा था कि जड़ से निकालो। क्या हुआ कि चाणक्य को एक बार जब पैर में कांटा चुभा, कोई घास था, तो उन्होंने देखा और फिर वो उसके पीछे फिर गए और ये बताया गया कि उन्होंने उसमें मट्ठा डालकर उसको जड़ समेत उस पौधे को निकाल फेंका और उन्होंने ये शिक्षा दी कि अपने शत्रु को या पागल जानवर को घायल करके नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए घातक बन जाता है। तो इस बात से तो हम कहते हैं कि भाई मोदी जी ने अधूरा पागल जानवर को छोड़ दिया और शत्रु को छोड़ दिया घायल करके। दूसरी बात, हम उनको बोलते हैं कि आपको क्या पृथ्वीराज चौहान की याद नहीं, उसकी बात भूल गए आप। वो पृथ्वीराज चौहान जो एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे भारत के, तो जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया तो उसको उन्होंने लड़ाई में 17 बार हराया। हर बार वो आता था, हारता था और पृथ्वीराज चौहान के पैरों में पड़कर अपनी रहम की भीख मांगता था, गिड़गिड़ाता था और पृथ्वीराज चौहान उसको अपने उसमें छोड़ देते थे, माफ़ कर देते थे। लेकिन 18वीं बार जब वो आया तो हमारे ही देश के पृथ्वीराज चौहान जी के ही देश के जयचंद, उनका एक रिश्तेदार था, जयचंद नाम था, जिसके नाम से आज भी गद्दार लोग संबोधित किए जाते हैं, उसकी वजह से वो मोहम्मद गोरी जीत गया और उसका परिणाम पृथ्वीराज चौहान को भुगतना पड़ा। उनको मृत्यु झेलनी पड़ी, कैद झेलनी पड़ी, फिर मृत्यु झेलनी पड़ी। तो ये सारी बातें तो ठीक हैं। तो क्या हम मोदी जी से या जो इतने वर्षों से जो राजनीति कर रहे हैं, जो वैश्विक राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या ये सब छोटी छोटी बातें नहीं मालूम होंगी? तो इस तरह की बातें करके हम उनको ये बताएं कि नहीं भाई, ये तो आपने बहुत गलती कर दी। ये सारी बातें वो लोग सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कह रहा था कि यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए उनके शब्दों को कि उद्देश्य बड़ा, आतंकवादियों को तो मारना था ही, लेकिन आप देखिए 10 तारीख को जो घटना हुई उसमें जो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का और सरगोदा एयरबेस के साथ साथ 2 धमाके और हुए, जो कि बताया जाता है कि जो पाकिस्तान का परमाणु जखीरा था जहाँ रखा गया था, वहाँ किराना पहाड़ी के या काली पहाड़ी के भूमिगत स्थान में उसको छुपा कर रखा गया था। उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भारत ने उड़ा दिया। यानी कि अब उस संस्थान में आप ना तो घुस सकते हो ना निकल सकते हो। तो जब आपको अगर परमाणु हथियार का उपयोग करना होगा तो आप पहले उसको निकालने के लिए अंदर जाओगे कैसे, और जब जा नहीं सकते तो निकालोगे कैसे? इसके साथ साथ वहाँ के एयरबेस को भी उड़ा दिया कि यदि मान लो आप किसी तरह परमाणु बम निकालने में सक्षम हो गए, जो पाव भाव भर के आपने बना के रखे हैं, तो उनको आप बिना प्लेन के उपयोग कैसे करोगे? हाथ में ले लेके फेंकोगे क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ रेडिएशन होना शुरू हो गया है, जिसकी जांच के लिए अमेरिका का विमान
वहाँ चक्कर काट रहा था। इसके साथ ही साथ मिस्र का एक विमान बोरोन लेके पहुंचा है। बोरोन वो चीज़ है जिससे कि परमाणु के एटॉमिक रेडिएशन को शांत किया जा सकता है कुछ हद तक। तो यदि अगर ये बात सही है तो समझिए ये बहुत बड़ा उद्देश्य था कि अब पाकिस्तान लूला लंगड़ा हो चुका है। और ऐसे में मान लीजिए यदि परमाणु संयंत्र के यानी जहाँ जखीरा रखा है उस पर आक्रमण हो जाता तो वो भारत नहीं चाहता था या कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस तरह का काम हो जाए, जिससे केवल पाकिस्तान ही नहीं समूचे आसपास के लोगों को उसका प्रभाव उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जिस संयमित रूप से काम किया है भारत ने वह अभूतपूर्व है। अब इन लल्लू पंजुओं की बात पे छोड़िए, इनका तो काम ही केवल विरोध करना है। जो हर बात पे विरोध करते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आपने जिस विश्वास के साथ मोदी जी को यहाँ पर पहुँचाया है आप उन पर शांति और धैर्य से उन पर विश्वास रखिए। आपको एक दिन ये बात अवश्य लगेगी कि नहीं वो काम हमने बिल्कुल सही किया। और चलते चलते एक छोटी सी बात मेरी और है, ये आप कह रहे हैं पीओके पीओके पीओके। भाई तुमने इतने साल पीओके जन्म लिया, अभी तुम इंदिरा 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 कार का गाना गा रहे थे और अपने इंदिरा का गाना गा के मोदी जी के कद को नीचे गिराना चाहते थे। तो भैया आपकी जब इंदिरा गांधी थी 1971 का युद्ध पूरा जीत लिया था, 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। केवल हथियार नहीं रखे थे, अपने पैंट कपड़े उतार कर वर्दी उतार कर सामने रखकर कच्छा बनियान में घुटने के बल पे खड़े हो गए थे। तो जब उनको आपके पास ये इतनी बड़ी ताकत थी, लेकिन क्या हुआ, आपने शिमला समझौते पर भुट्टो के साथ बैठकर टेबल पे वो सारा सब कुछ हार गए। जीती हुई ज़मीन छोड़ दी आपने, 93,000 सैनिकों को सालों घर में जेल में बिठाल कर अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहे, उनसे फ़ोन पे बात करवाते थे उनके घर वालों से। तो भैया आप लोग को वो नहीं होना चाहिए, घर में आप बात कर लीजिए अपने घर से। वो बात करते थे घंटों। तो ये किसने किया? इंदिरा ने किया ना। और इसके बावजूद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया, लेकिन आपने अपने उन 55 सैनिकों की सुध नहीं ली जो बंदी बनाए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, और आपने उनको उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया। उनके परिजन बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन आपके कानों पे चूं नहीं देंगी, और वो बेचारे वहीं यातना सहते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ इंदिरा जी का मुकाबला आप मोदी जी को कर रहे हैं, इंदिरा 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 इंदिरा। अरे कहीं नहीं लगती थी, कहीं नहीं लगती थी जो आप ये ज़बरदस्ती का गाना, क्योंकि ये आपकी हीन भावना है जो आपको इंदिरा को याद। और अगर आप इतने ही इंदिरा को मानने वाले थे, आप तो उनके वंशज हो, तो फिर आप लोगों ने 26/11 का हमला का प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों चुप बैठ गए? क्यों आप में वो नहीं पैदा हुआ कि हमारी दादी वगैरह का क्या जलवा था? तब आपको उनकी याद नहीं आई, आज उनकी याद आ रही है। तो भाइयों बहनों, आपसे मेरा यही वो है कि शांति और धैर्य रखें। निश्चित रूप से आपको आगे भविष्य में ये समझ आएगा कि ये निर्णय सही था या गलत था। आज मैं यही विराम चाहता हूँ। आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि कृपया यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत की सेना, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।